नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सोने चांदी से करेंगे जहां पर चमक फीकी होती हुई नहीं दिख रही। दोनों अपने शिखर के करीब बरकरार हैं। हालांकि इस साल रिटर्न्स के मामले में चांदी की चमक सोने से ज्यादा रही है। अब नवरात्रि और दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के साथ ही प्रेशस मेटल्स में एक बार फिर से उफान आने की उम्मीद है। ऐसे में निवेश के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करने के लिए बात हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी से वंदना भारती, अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रनवाल एंड खाद्य तेल पर हमारे साथ बात करेंगे जुड़ेंगे एससीए के ईडी डॉक्टर वीवी मेहता। लेकिन शुरुआत यहाँ पर चांदी के साथ कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर प्राइसेस लेके आना चाहेंगे नियर टर्म और लॉन्गर टर्म भी, क्योंकि यहाँ पर बढ़त लगातार जारी रही है। इस साल की अब तक की बात की जाए तो हमने $42 और 30 सेंट तक के प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में ये ऑल टाइम हाइज के लिहाज से 1,29,000 रुपए प्रति किलो तक जा चुके हैं। और इस साल की अब तक की अगर बात की जाए तो हमने करीब 45-46% की तेजी यहाँ पर आते हुए देखी है, जो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा बढ़त के साथ है। वंदना, कैसे देखती हैं आप चांदी के प्राइसेस? आपका क्या सेंस है, यहाँ से अब क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? कुछ तो डेटा यहाँ पे मिक्स है मनीषा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरा जो ट्रिगर रहेगा इस बारी ये एफओएमसी को लेके ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट को लेके। उससे पहले एक तो दिख रहा है कि दायरे में ये बाजार है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे अपसाइड का ही फिलहाल लग रहा है चांदी में, क्योंकि $42 से ऊपर ये सस्टेन कर रही है। जब तक $41.2 को ये ना ब्रीच करे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल आएगा। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे लोअर साइड ही है, तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स में और फॉल यहाँ पे आ सकता है। और थोड़ा भी डेटा अगर पॉजिटिव यहाँ पे आता है तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर हो सकता है कि एक बारी $44 के करीब जाए। इंटरनेशनल मार्केट में घरेलू बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 1,30,000 1,32,000 वाला जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मुझे आईएनआर भी लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रिशिएट होना चाहिए, 88.5 के करीब जाना चाहिए इसे। और वो भी ये ऐसा तब हो रहा है जबकि डॉलर इंडेक्स में भी हम लोग फॉल आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि करेंसी एक फर्दर प्रीमियम ऐड करेगा सिल्वर प्राइसेस में। प्रथमेश, आपकी क्या सेंस है? चांदी में तेजी आपको भी यहाँ पर लगती है? पिछली कई कॉन्वर्सेशंस में ये क्लियर है, लेकिन यहाँ से अब क्या किया करें इन्वेस्टर्स? अब दिवाली तक क्या प्राइसेस मिलेंगे? काफ़ी लोग यहाँ पर फोमो में हैं कि यहाँ से और ऊपर ना चढ़ जाएं, इसके यहाँ अभी खरीद लेना चाहिए। उनके लिए क्या राय है? आई थिंक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला सिचुएशन आपको मनीषा हर प्राइस पॉइंट्स पे दिखेगा, इसलिए आपको गोल्ड और सिल्वर टाइम नहीं कर सकते। आप इसको वैल्यू एवरेज करके, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स करके, इन दोनों ही कमोडिटी में गोल्ड या सिल्वर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अभी बात रही यहाँ से क्या और किस तरफ जा सकता है, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स या फिर कोई भी वीक डेटा। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर है ऑन द फेड। जो इंडिपेंडेंस है फेड का और जो कंट्रोल यूएस प्रेसिडेंट लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा शेक हुआ है। और ट्रस्ट जब भी शेक होता है तभी स्पेसिफिकली प्रेशियस मेटल्स में रैली होती है, और वो आते हुए दिखाई दी है। तो अगर कंसिस्टेंटली ये जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा आगे भी, मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर की रैली रोक नहीं सकते। पर मेरे ख्याल से फिलहाल रैली एक थोड़ी सी टायर्ड हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक करेक्शन ड्यू है दोनों ही काउंटर में। सिल्वर में मुझे लगता है कि 1,26,000 1,25,000 भी एक बार आ सकता है। तो यहाँ से 3-4 हज़ार गिरना इस काउंटर में, और स्पेसिफिकली गोल्ड को भी यहाँ पे 2-3 हज़ार गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से बाइंग साइड में नहीं रहे जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडर्स है उनको वेट करना चाहिए नीचे के भाव का। बट ये सेल ऑन रैलीज में पॉसिबली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी दोनों ही काउंटर में। थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पे, बट स्टॉप लॉसेस लगा के काम करे। और मुझे लगता है कि यहाँ से पॉसिबल करेक्शन दिख सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन वाला मोड दिखाई दे रहा है। तो प्रथमेश, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से खरीदी नहीं करनी चाहिए, फोमो में ना अटके, प्राइसेस ओवरबॉट हैं? यस। ओके, तो अच्छी खासी खरीदारी हम यहाँ पर बनता हुआ देख चुके हैं। ऑफ कोर्स यूएस फेड पर एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि एक नियर टर्म क्यू वहीं से आएगा कि हम 25 बेसिस पॉइंट की अगर यहाँ पर कटौती देखते हैं रेट्स में, तो आगे जाकर किस तरह की गाइडेंस है, क्या एक और रेट कटौती आएगी या 2 और आएंगी? इन सभी स्टेटमेंट्स को, इस लैंग्वेज को यहाँ पर प्लेयर्स देखेंगे और वहीं से हम नेक्स्ट क्यूज भी आता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब सोने और चांदी दोनों में ही कारोबार है। आगे अब इंडियन मार्केट्स में किस तरह के ट्रेंड्स हैं? क्या एक्चुअली यहाँ पर फोमो बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर लोग इंतजार कर रहे हैं, ले रहे हैं? उन सब चर्चा के लिए अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रनवाल हमारे साथ हैं। किशोर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल एक रिएक्शन, क्योंकि अब प्राइसेस कुछ ठहर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है कि तेजी आ सकती है, मुनाफा वसूली भी अगर आई तो 5-6-7 हज़ार रुपए जैसी आएगी। किस तरह का ट्रेंड फिलहाल फिजिकल में है?
मनीषा जी, अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देखिए ये अभी तक बहुत स्ट्रांग खड़ा है। $42.22 पे अभी चांदी जो चल रही है, ये कहीं भी मार्केट में कहीं भी ये कोई भी रिएक्शंस नहीं दिख रहे हैं कि कोई टूटने का रिएक्शंस नहीं दिख रहा है या कोई फॉल का रिएक्शंस नहीं दिख रहा है। बट करेक्शंस कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरे को यहाँ से वापस एक राइज लगता है, मेरे को वापस यहाँ से एक जंप लगता है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जंप आएगा, आई विल सी समवेयर नियर 3,000-4,000 रुपीज जंप इन द मार्केट, एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्केट का करेक्शंस नहीं आएगा। नेक्स्ट 15 डेज तक मैं करेक्शंस नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। किशोर जी, आपके पीछे पूरे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए हैं और आपका अगला टारगेट अब यहाँ से 4-5 हज़ार रुपए की तेजी है, जैसे आप कह रहे हैं। अंटिल दिवाली, अंटिल इस साल के अंत तक किस तरह के लेवल्स आप बनता हुआ देखेंगे? मैं लास्ट 6 महीने से जो प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ, नियरली इट इज गेटिंग नियरली परफेक्ट। सब कॉल जाने लग रहे हैं, भाई साहब तू क्या बोल रहा है, थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा या तो फिजिकल का काम बंद कर दो ट्रेडिंग शुरू कर दो। या मेरे को बोलते हैं, बोल दे एक बार मनीषा जी को कि चांदी गिर जाएगी, तो बोलते हैं जो होता है। तो वो एक काफी अच्छा एक माहौल बना मेरे फ्रेंड्स और जान पहचानों में। लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल है मैं देख रहा हूँ, मैं जो चाल मेरा 25 साल की एक्सपीरियंस में मैंने चांदी की चाल देखी है, और वो चाल जो मैं 2011 के बाद ये जो चाल मैंने देखी है, ये तेजी की चाल है, ये मंदी की कहीं भी चाल नहीं लगती है। तो मैं दिवाली के आसपास चांदी 140 का जो मेरा प्रिडिक्शन था, मैं अभी दूर नहीं हूँ, 6-7 हज़ार के आसपास दिवाली 140 को टच करनी चाहिए। और डाउन दिसंबर में अगर 145-150 पे करेक्शंस आ सकते हैं। तो यानी कि अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन अभी भी है, क्योंकि चांदी में स्पेशली ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आउट परफॉर्म करेगी सोने को, जो अब तक हमने होता हुआ देखा भी है। अनमोल जी, किशोर जी, किस तरह से ऑन ग्राउंड है यहाँ पर, क्योंकि लोग ले रहे हैं, कई जो लोगों से जो हमने बात की है, डीलर से, उनका ये भी कहना है कि फिजिकल में प्रीमियम पे भी कारोबार है। जी हाँ, अभी चांदी प्रीमियम में बिकने लग गई है। काफी इन्वेस्टर्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग काफी लो रेट्स में अगर चांदी लिए हैं, इट इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर स्टॉक्स टू 25-30%। 30% स्टॉक्स आप निकल जाओ, नेक्स्ट जंप पे वापस निकलो। तो वापस अभी बबल बन रहा है, तो अभी ये बढ़ेगा और, लेकिन यू बुक योर प्रॉफिट्स। So this is what I say to all investors कि अगर प्रॉफिट्स मिल रहा है एटलीस्ट 25%, 30%, आप कंफर्म अपना प्रॉफिट तो बुक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट अगर जंप आता है तो वापस एक 30% बुक करो। तो दिस इज व्हाट इज माय राय फॉर ऑल माय इन्वेस्टर्स जो चांदी कम भाव में लिए हैं। आई थिंक 25% प्रॉफिट अपना स्टॉक्स खाली करना चाहिए। फिजिकल में किस तरह की डिमांड है? आपने हमें पहले भी बताया कि ज्वेलरी की अच्छी खासी है, लेकिन जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टैचूज़ हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ पर थोड़ी सी हमने मांग कम होते हुए देखी है। क्या अभी भी ज्वेलरी, बुलियन, बार, ये चीज़ें बेहतर कर रही हैं? मनीषा जी, एक बात आप समझ लीजिए कि चांदी हर भाव में बिकेगी, लेकिन एकदम रेट आके खड़ना उस भाव में। अगर भाव 140 भी हो, 140 पे चांदी ट्रांजैक्शन करती है और बढ़ती नहीं है या फॉल नहीं होती है, तो फिर वापस बाइंग आएगा। लेकिन मार्केट्स हैव गॉन डाउन नाउ। काफी आप देख लीजिए कि सिल्वर ज्वेलरी मार्केट इज डूइंग गुड, रीजनेबली गुड, लेकिन बर्तन का मार्केट काफी स्लो हुआ है। लेकिन वी डोंट सी कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने से फेस्टिवल के टाइम में जो एक वीक का टाइम रहता है, तो वो टारगेट्स वापस ज्वेलर्स पूरे कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि मार्केट स्लो है, लेकिन जैसे सीजन्स नजदीक है, मैरिज सीजन्स आर कमिंग, तो टारगेट्स ज्वेलर्स का पूरा हो जाएगा। और किस तरह के टारगेट्स हैं जो ज्वेलर्स इस बार लगा के बैठे हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है? वॉल्यूम, वैल्यू कैसे देखते हैं? वॉल्यूम्स विल बी डाउन एंड वैल्यूएशन विल बी अप, बिकॉज पहले जब 1 किलो चांदी 1 लाख में आती थी, अभी वही उनका 1 लाख का तो बजट रहेगा, लेकिन वो जाके 800 ग्राम की चांदी के, कोई भी उनके विचार में अगर एक मूर्ति लेना चाहता है 1 किलो का, तो वो एक 800 ग्राम की मूर्ति लेगा। और एक वही वैल्यूएशन, क्योंकि उनका बजट तो रहेगा, लेकिन वॉल्यूम्स विल गो डाउन, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो आपको क्या लगता है कितना वॉल्यूम हिट होगा पिछले साल के कंपैरिजन में? As of now, markets hit
अभी एक लास्ट एक महीने में कुछ वॉल्यूम्स अप एंड डाउन हुए हैं, बाकी के जो वॉल्यूम्स के कंपैरिजन करें तो वी रीच नियरली ऑल द टारगेट्स व्हाट वी हैड फॉर लास्ट ईयर. मे बी इफ रेट्स आर गोइंग आउट, रेट्स आर शूटिंग एट दिस हाई मोर, तो अगर 140 150 तक अगर चांदी आ जाती है तो वॉल्यूम्स विल गो डाउन. तो मैं समझता हूँ 10% का बिजनेस इफेक्ट होएगा ही होएगा हर ज्वेलर को. तो यानी कि 10% का वॉल्यूम में इनफैक्ट यहाँ पर आ सकता है. वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं पिछले साल के कंपैरिजन में. पिछली दिवाली में प्राइसेस जो थे वहाँ से हम 40-45% बढ़ चुके हैं, तो वो वैल्यू राइज है आपका, लेकिन वॉल्यूम पे एक इम्पैक्ट होगा. बहुत शुक्रिया किशोर उनवाल जी साथ जुड़ने के लिए और वो अपना फर्दर टारगेट्स यहाँ पर देने के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि बुलिशनेस यहाँ पर और भी जारी रह सकती है. ऑफ कोर्स उन प्राइसेस पे यहाँ पर नजर रहेगी. ये तो बात हुई चांदी की, लेकिन प्रथमेश सोना आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन है, मार्केट्स फेड का इंतजार कर रहे हैं, सेल ऑन रैलीज आप बोल चुके हैं, क्या रेंज बनती हुई दिखेगी? आप म्यूट पर हैं. यस, मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए पॉसिबल है. यहाँ पे 1,05,000 नीचे की तरफ और ऊपर में 1,11,000 ये रेंज आपको दिखती रहेगी. और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा रैली टायर्ड हो चुकी है और मेरे ख्याल से एक करेक्शन की कतार पर थोड़ा सा ये काउंटर दिख रहा है. ऑलराइट प्रथमेश, बहुत लंबे टाइम के बाद आपने कहा कि रैली टायर्ड हो चुकी है, नहीं तो बहुत लंबे लंबे टारगेट्स आपके भी यहाँ पर रहे हैं. वंदना, कॉपर एक और चीज़ है जिस पर नज़र डालनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तेज़ी है. आज अगर देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक भी 6 महीने के हाइज पर है, यानी कि मेटल में एक फ्रेश सर्ज हमने आता हुआ देखा है. यहाँ पर क्या इन किसी भी काउंटर में खरीदारी की राय? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये जो काउंटर है आज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है. एमसीएक्स में हम लोगों ने स्पाइक्स लगता हुआ यहाँ पे देखा है, लेकिन जिंक ने 283 का यहाँ पे हाई लगाया है. और जिंक ऐसी कमोडिटी है कि मुझे लग रहा है कि एक हाई के बाद हल्का सा यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ दिख सकता है. तो यहाँ पे सेलिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. 281 के करीब सेल करना चाहिए 278 के टारगेट के लिए. स्टॉप लॉस 282.5 का रखना चाहिए क्योंकि कल जो डेटा आने वाला यूएस से वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वीक लग रहा है और थोड़ा सा प्रेशर मुझे एल्यूमिनियम पे भी लग रहा है. तो 259.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए 257 के टारगेट के लिए. 260 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा. लेकिन मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे हल्के से फॉल के बाद, एक करेक्शन के बाद बेस मेटल काउंटर अभी स्ट्रांग है क्योंकि ये जो टेरिफ का जो एससीओ समिट हुआ था वहां से हम लोगों ने देखा है कि बेस मेटल में और गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छी मूव आई है. जो नहीं रिएक्ट किया है वो एनर्जी काउंटर है. एब्सोल्युटली. प्रथमेश, यहाँ पर क्या सेंस है एनर्जी काउंटर में, क्योंकि एक बहुत स्टिफ रेंज में अटकता हुआ? आई थिंक 5,700 अपसाइड वाला रेंज है, नीचे वाला 5,500 है. तो इसमें मतलब ये रेंज प्ले ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिक सप्लाई डिस्ट्रप्शंस या फिर डिमांड को लेकर न्यूज़ फ्लो रहेगा तो ही इस काउंटर में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी. बट फिलहाल के लिए रेंज बाउंड जोन में अटका हुआ है. वेल एब्सोल्युटली. जहां सेल ऑन रैली की राय यहाँ पर सोने चांदी में है, बेस मेटल्स में लंबे समय के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन जहां तक कच्चे तेल की बात है ये ट्रेडर्स मार्केट है. दोनों साइड पे एक बहुत स्टिफ रेंज के बीच में कारोबार करता हुआ. बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज पे चर्चा भी करने के लिए. एक ब्रेक के लिए रुक. स्वागत है आपका. और मॉनसून ने अपने तय समय से 3 दिन पहले ही वापसी शुरू कर ली है. अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश रह सकती है. इस पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता आसीम मनचंदा ने. आइए सुनते हैं. कल मानसून जो है राजस्थान के कुछ हिस्सों से हमने विड्रॉ किया है. स्पेसिफिकली ये वाला वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से हैं जो जनरली इसका जो नॉर्मल रेट 17 है, कल 14 को ये विड्रॉ हुआ है. उसका कंडीशन यही होता है कि जैसे जहाँ सर्कुलेशन पैटर्न बनते हैं मानसून में और जब वापस ही जाने लगते हैं तो एंटी साइक्लोनिक फ्लो होने लगता है. हाई प्रेशर आ जाता है 850 तक, तो क्लाउड फ्री रीजन हो जाता है. वो आप सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. तो उसके कारण जब मानसून की कल वापसी हुई है, लेकिन इसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में हमारा ये अनुमान है ये पंजाब के कुछ हिस्से भी जहाँ कवर कर सकता है. इसके अलावा राजस्थान के कुछ और हिस्से भी 1 और 2 दिन में आगे रिकवर हो सकते हैं. तो इसके अलावा हमें महाराष्ट्र में, मुंबई में भारी बारिश देखने को मिल रही है. रेड अलर्ट आपने जारी किया है, क्या वजह है वहाँ पे बारिश? बेसिकली क्या था, कल तक वहाँ एक लो प्रेशर एरिया था. आज एक वो सर्कुलेशन की फॉर्म में है. जो सर्कुलेशन अभी जहाँ विदर्भा के आसपास बना हुआ है वहां से थोड़ा ट्रफिंग टाइप है, वो
टिल्ट हो रहा है, उसके प्रभाव से क्या है कि मॉइस्चर अडवेंसी से जा रहा है, सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। तो हमारा अनुमान है कि कोंकण में और मध्य महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक आधी जगह आज भी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। कल इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, कल वेरी हैवी रेनफॉल विद 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कल भी हो सकती है। अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में भी वेरी हैवी होने का आज अनुमान है, अभी वेरी हैवी, कल से इसमें भी कमी आ जाएगी। तो सर अगले 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहेगी या कमी कल से आनी शुरू हो जाएगी? देखिए, ओवरऑल बारिश ये है कि 3 दिन तक रहेगी। आज सबसे ज्यादा है, कल उसमें कमी पाई जाएगी, परसों उसमें और थोड़ी कमी हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये एमडी का कहना है कि बारिश फ्राइडे तक होगी, लेकिन जिस तरह की बारिश आज मुंबई में देखी है उससे कम बारिश कल भी यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। ये तो मानसून की बात है, लेकिन हमारे साथ अब डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ चुके हैं, जो हैं ईडी एससीए के। डॉक्टर मेहता नमस्कार। सबसे पहले मानसून पर एक चेक ले लेते हैं, जो इस बार काफ़ी बेहतरीन रहा है। IMD के हिसाब से 107% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज हमने आता हुआ देखा है, जो अबव नॉर्मल है। अगर खरीफ बुआई की बात करें, जिसमें ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, कॉटन है, काफ़ी हद तक हिस्सा हमने मक्के में जाता हुआ देखा है, और सरप्राइज नहीं है क्योंकि किसानों ने क्लियरली एक फ़ायदे वाली क्रॉप को यहाँ पर चुना है। एज ऑफ नाउ लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से आप कैसे देखते हैं फसल? देखिए, लास्ट ईयर जो सोयाबीन का MSP में जो गड़बड़ हुई, उसके वजह से आप देखें तो कम से 6 लाख टन सोयाबीन का एरिया कम हुआ है। साथ में ओवरऑल ऑयलसीड में भी एरिया 5 लाख के कुछ कम हुआ है। दैट्स वन पार्ट। कहाँ गया? सबसे ज्यादा मक्का में बढ़ा और व्हीट राइस में, पैडी में बढ़ा। लॉस किसका हुआ? पल्सिस का, ऑयलसीड का और कॉटन का। तीनों का एक जगह आप देखें जो लेटेस्ट आया है तो तीनों डाउन है। और सरप्राइजिंगली आज मक्का में 8 से 10 लाख हेक्टेयर बढ़ गए, और राइस में अनबिलीवेबल 20 लाख हेक्टेयर बढ़ा है राइस में। जो हम चाहते थे कि भाई जो सरप्लस प्रोडक्शन उनको डाइवर्ट करके ऑयल सीड में लेके जाए, ऑयल सीड में तो नहीं आया, मगर चला गया मक्का में या तो पैडी में चला गया। तो ये सब कॉज ऑफ कंसर्न है कि अगर, और जो रिपोर्ट आ रहा है इतना फॉर्चुनेट है कि जो मेनली ऑयल सीड एरिया ग्रोइंग है, अगर आप देखें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, वहाँ बारिश ठीक है। राजस्थान में कोई जगह कोई थोड़ा थोड़ा डैमेज है ग्राउंडनट क्रॉप का, पर ओवरऑल ऑयलसीड क्रॉप को डैमेज नहीं है। मगर और साथ में ये है कि नॉर्थ में जो इतनी बारिश जो हुई है, सारे रिजर्व फूल है सारे जगह पे, तो डेफिनेटली एक सिल्वर लाइन ये भी है कि रबी क्रॉप में आप अच्छी रबी क्रॉप की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पानी है। और किसान को अगर पानी मिले तो आप कुछ नहीं चाहिए। वो किसान बोलते हैं कि हमको पानी दीजिए। अगर वो 4 या 5 पानी अगर गेहूं है तो मस्टर्ड को दे सकता है, तो अच्छी क्रॉप मिल जाती है। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। और एक ईल्ड का जो रिपोर्ट आ रहा है कि सोयाबीन की ईल्ड थोड़ी कम लग रही है लास्ट ईयर से। साथ में कैरी फॉरवर्ड का भी एक रिपोर्ट आ रहा है कि 7 से 8 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड 1 नवंबर को सोयाबीन का होगा। वो एक ट्रेड एस्टिमेट है, कोई ऑथेंटिक मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि किसी ने जाके मेजरमेंट करके बोल दिया है, पर दिस जनरली ट्रेड का मानना है। हाँ जी। तो जो नंबर्स हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सपोर्टिव नहीं है अगर इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात की जाए। डॉक्टर मेहता, आपने आज हमारे साथ एक रिपोर्ट शेयर की है जिसके लिहाज से किस तरह का इंपोर्ट अगस्त में देखने को मिला है और क्या इन्वेंट्री है 1 सितंबर को। 1 सितंबर की जो इन्वेंट्री फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं और वो एब्सोल्युटली फेस्टिवल सीजन से पहले की तैयारी के हिसाब से है, क्या ये पर्याप्त है? पिछले साल के कंपैरिजन में ये नंबर्स कैसे हैं? देखिए, जहाँ तक सप्लाई चेन का सवाल है, कंफर्टेबल है। आप इंपोर्ट भी अगस्त लास्ट 3 महीने अगर इंपोर्ट देखें तो काफी 15 लाख से ऊपर ही रहा है और इन्वेंट्री भी अच्छी है। तो वो इश्यू नहीं है कि भाई फेस्टिवल में तेल की शॉर्टेज तो होने का सवाल नहीं है। यहाँ तक आप, ये तो गवर्नमेंट कंसर्न है प्राइस पे है। प्राइस एक लेवल पे अभी है, मेरे ख्याल से ये लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, या तो साइडलाइन चलेगी, ज्यादा प्राइस नहीं। फेस्टिवल है और सप्लाई चेन कंफर्टेबल है। बारिश की जो रिपोर्ट है अच्छी है सेंटीमेंट में कि भाई चलो ऑयल सीड के क्रॉप अच्छे आने वाले हैं। खाली जो मैंने पहले बताया कि 5 लाख हेक्टेयर कम है, तो मतलब 5 लाख टन आपका सोयाबीन कम होगा तो उसका मतलब 1 लाख टन तेल वो ज्यादा मायना नहीं रखता है। तो इसके लिए सेंटीमेंट भी ठीक है, प्राइस है वो ठीक है। कंज्यूमर भी ज्यादा, कंज्यूमर का आवाज नहीं आ रही कि भाई प्राइस बहुत बड़ी है। खाली मस्टर्ड में जो था
तो मस्टर्ड में भी आप देखें तो एक महीने में कब तक 8 से 9 हजार रुपया नीचे आया है, मस्टर्ड का तेल नीचे आया है। और बाकी जहां तक का ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन है, कंफर्टेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखिए तो 1100, 1200, 1300 डॉलर में चल रहा है। पाम और सोया नजदीक आ रहा है और डिफरेंस बिटवीन सोया एंड सन बढ़ रहा है। अगर स्प्रेड बढ़ गया तो सोया ज्यादा आएगा, नहीं तो सन ऑयल आएगा। और अगर लास्ट ईयर का हम देखिए, लास्ट ईयर 57% पाम था और 43% सॉफ्ट ऑयल था। ये साल का देखिए 10 महीने का तो दोनों 50-50 है। पाम के सामने इतने सोया और सन हमारे पास आया है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मेहता, एक और चीज़ यहाँ पर एक काफ़ी सारे यहाँ पर कंफ्यूजन है। एक तरफ हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह की बुआई हमने आते हुए देखी है एमएसपी के बढ़ने के बावजूद भी वो काफ़ी क्लियर है, और तीसरी तरफ हम एक सस्ता इंपोर्ट यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में सरप्लस बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अगर हम ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देखें तो सिर्फ एडिबल ऑयल में है, दालें एमएसपी के नीचे हैं, चीनी कमज़ोर है, यहाँ पर गेहूँ और चावल के प्राइसेस भी अगर देखें तो इनफ अवेलेबिलिटी है। तो जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ स्टैंड आउट करती है खाने के तेलों में। और जिस तरह का सिनेरियो अब भारत में बनता हुआ नजर आ रहा है कि सस्ता खाने का तेल यहाँ पर लगातार इंपोर्ट करते जाएं, इंडिया को बहुत सपोर्टिव नहीं है, किस तरह से आपको लगता है आगे जाकर इसके ऊपर काम करना होगा? नहीं, देखिए जहां तक कि सेल्फ सफिशिएंट की आप बात की, इसे लॉन्ग गोले 15-20 साल की बात है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता है। मगर अभी जैसा देख रहे हैं कि हर साल हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, कम से 700-800 ग्राम पर है। तो क्या हर साल हमको पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4% बढ़ रहा है? इसका मतलब 1 मिलियन टन आपको तेल ज्यादा चाहिए हर साल, क्योंकि हम 15 मिलियन तो आबादी बढ़ा रहा है वो सब मिला के। तो उसका मतलब 3 मिलियन टन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना चाहिए ताकि आपको 1 मिलियन टन तेल मिलता रहे। देन यू विल चेकमेट द करंट इंपोर्ट लेवल। अगर हम 3 मिलियन हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो आपका इंपोर्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। हम चाहते हैं कि जो नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल जो लॉन्च हुआ है उसके मुताबिक जो प्रोजेक्शन है कि पाम का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऑयल सीड का कोई 16 बाई 2030 69 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिखा रहा है, जो आज हमारे हिसाब से 34-35 है, गवर्नमेंट के हिसाब 39-40 मिलियन है। वहाँ से वो 70 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। अगर हम 70 नहीं भी अगर 60-65 पे भी ले जा सकते तो अच्छा है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 5 साल में हमारा इंपोर्ट जो 16 मिलियन है वो 12 मिलियन लाए, अगले 5 साल 12 से 8 पे लाए और 4 पे लाए। ये हो सकता है तो करना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए। जहाँ तक कि प्राइस की बात है, प्राइस इज डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। आज आप देखिए यूएसए ने बोल दिया 6.5 मिलियन तेल कंज्यूम सोयाबीन ऑयल फॉर ए बायोडीजल। इंडोनेशिया बात कर रही है कि भाई फ्रॉम B40 टू B45 और B50 में लेके जाएंगे तो 3.5 मिलियन टन और चला जाएगा। वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 268 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। उसमें 60 मिलियन वी आर मूविंग फ्रॉम फूड टू द फ्यूल। और जैसा सोयाबीन, जैसे अमेरिका अभी सोच रही है, यूनिवर्स से सोच रहा है, तो इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस ऑफ द एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। उसमें कोई पहले आप देखिए 3 साल पहले जो 700-800 डॉलर कंफर्टेबल लेवल लगता था, अभी 1100 हमको कंफर्टेबल लेवल लग रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को यहाँ पर सपोर्ट देने की जरूरत है। और जी हाँ, ओवरनाइट यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बारे में बात हम पिछले 8-10 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर एक बजट में चीज़ आती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्लो काम है और इंपोर्ट्स इन द मीनवाइल यहाँ पर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता साथ जोड़ने के लिए और वो लेटेस्ट नंबर्स शेयर करने के लिए, जहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि 1 सितंबर को जिस तरह की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यहाँ पर इनफ एंड मोर एडिबल ऑयल की सिचुएशन है, तो अवेलेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्लियरली इंडिया एक इंपोर्टिंग कंट्री के तौर पर अभी भी यहाँ पर स्थित है। लेकिन जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा, ऑफ नाउ 16 मिलियन टन इंपोर्ट हो रहा है। आशा यही है कि 5 सालों में हम इसको नीचे लाकर अगर 12 भी कर पाएं तो वो एक नंबर इंप्रूवमेंट है। वैसे इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।